हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 24 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो और यांगमी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर यांगमी ईबो को प्रेफरेंस जानने के लिए मदद करती है। साथ में उसे ये भी सलाह देती है शादी से पहले उसे अपनी ज़िंदगी जी लेनी चाहिए। ईबो उसे कन्फेस करता है जब भी लूफे उसे छूती है, उसकी तरफ प्यार से देखती है, तब उसे गिल्टी लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी किसी हरकत ने लूफे का दिल जीत लिया होगा। लेकिन अब जबकि वो सच्चे दिल से उससे प्यार नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। अगर उसके भाई के कहने के मुताबिक वो लूफे से प्यार करने लग भी जाए तब तो ठीक है, लेकिन लूफे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के ख्याल से ही उसका सर चकराने लगता है। इस पर यांगमी कहती है शायद उसकी किस्मत में दिल टूटना ही लिखा है। इस बात को वो कैसे लेती है यह तो चर्चा का विषय है, लेकिन अगर ईबो एक बार उससे बंध गया तो उसकी ज़िंदगी तो नर्क बन जाएगी। तो ईबो उससे चौंक कर पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है मैं ऐसी वैसी चीज़ें करूं? तो यांगमी समझाती है अपने दिल की बात सुनना गैर नहीं है। तो ईबो भी दांत दिखाते हुए कहता है, चलो नर्क में जाने से पहले अपनी ज़िंदगी को जिया जाए। ईबो के शुक्रिया कहने पर यांगमी उसे आंख मारते हुए बोली, अगर तुम मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मैं शंघाई जाने वाली हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ईबो सोचने लगा यांगमी ने सच में उसकी मदद की है। फिर अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने पूछा, यांगमी क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड को इस सब के बारे में बताओगी? तो यांगमी ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जानती है। कैसे? ईबो ने पूछा। तो यांगमी ने कहा, तुमसे बातें करते वक्त मैं उसी को मैसेज कर रही थी। तो ईबो ने पूछा, तो फिर उसका जवाब क्या आया? यांगमी ने जवाब दिया, उसने कहा अगर ईबो की बात है तो तुम्हें हर चीज़ के लिए परमिशन है। तो उसने कहा मज़े करो। फिर ईबो ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या तुम्हें मज़ा आया? क्योंकि मेरा तो पेट नहीं भरा। तो यांगमी चपेट मारते हुए उसे बोली, बैड बॉय। ईबो ने दांत दिखाते हुए कहा, तुमने ही तो कहा ना शादी से पहले मुझे बैड बॉय बनना चाहिए, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें परमिशन दी है, तो क्या हम साथ में मज़े करें? यांगमी मुस्कुराकर उसके गालों पर किस करते हुए वहाँ से चलकर जाने लगी और बोली, मैं उसे बताऊंगी कि तुमने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की, और हाँ अगर तुम्हें मज़े करने ही है तो कोई अपने टाइप का ढूंढ लो, कोई लड़का ढूंढ लो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तुम्हें एक लड़की के साथ ही बितानी है। यांगमी के जाने के बाद साय करता हुआ ईबो अपने काम में जुट गया। 3 घंटे बाद ईबो को वहाँ से अपने घर ले जाया गया। हाँ, ले जाया गया, क्योंकि उसके डैड द्वारा उसे ले जाने के लिए एक कार भेजी गई, साथ में भरोसेमंद ड्राइवर फेंग जिंगमिंग तो था ही। अभी डिनर के लिए 4 घंटों का वक्त था। ईबो सर पकड़कर सोच रहा था, तैयार होने के लिए 4 घंटे किसको लगते हैं? लेकिन खैर, उसकी सोच से किसे फ़र्क पड़ने वाला था। जब ईबो के स्टाइलिश ने उसे तैयार करके बाहर भेजा तब उसके डैड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उसके हाथ में एक मोटा वाला सफ़ेद लिफाफा देते हुए वो बोले, आपके काम से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ और मैं आपको ईबो के वेडिंग के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। उस लिफाफे को देखकर हेयर ड्रेसर की तो आंखें चमक गई। वो जल्दी जल्दी जेम्स वांग को थैंक यू कह के वहाँ से चला गया। ईबो को तैयार होने में लगभग 2.5 घंटों का वक्त गया था, लेकिन अभी गुस्सा करके कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसकी एक बात और उस पर जेम्स वांग के गुस्से का कहर टूट पड़ेगा। 40 मिनट बाद वो उस रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे जहाँ पर उनका डिनर तय हुआ था, जो और किसी का नहीं, यांग लुफेंग का था। जैसे ही प्रिंसेस बाहर दिखाई दी, जेम्स वांग ने कोहनी से ईबो के पेट में मारा, जैसे कि वो बेजान ईबो में जान फूंकना चाहते हो। ईबो को पक्का यकीन था ये चोट कल उस पर निशान छोड़ जाएगी, लेकिन क्या करे, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मुस्कुराकर वो प्रिंसेस की तरफ चल दिया और एक जेंटलमैन की तरह प्रिंसेस के लिए दरवाज़ा खोला। कार से उतरने के बाद भी ईफे ने ईबो का हाथ नहीं छोड़ा। ईबो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? ईफे ने पूछा। मैं ठीक हूँ, और अगर नहीं भी होता तो यहाँ पर आकर डिनर कैंसिल करना ठीक नहीं लगता, ईबो ने कहा। ईफे ने हाँ में सिर हिलाया। तभी किंग उसके सामने आ गए और ईबो को एक ज़ोरदार झप्पी दे दी। किंग ने मुस्कुराते हुए कहा,
ईबो, उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। तुम मेरे होने वाले बेटे हो और बच्चों से प्यार करना माँ बाप का हक होता है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, ईबो ने कहा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, जेम्स वांग ने कहा। अब किंग फिर से एक बार मुस्कुरा दिए और प्रिंसेस का हाथ ईबो के हाथ में रखा। फिर वो जेम्स वांग से बातें करने लगे और दोनों अंदर चले गए। ईबो और ईफे भी हाथों में हाथ लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अंदर जाते वक्त ईबो ईफे को छोड़कर हर तरफ देख रहा था। तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। ईबो ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये और कोई नहीं, जहान था। ईबो पर नज़र पड़ते ही जहान तुरंत मुस्कुराया, लेकिन ईबो उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ा। ईबो को खुद भी समझ नहीं आ रहा था वो जहान को इग्नोर क्यों कर रहा था। तभी उसने नोटिस किया उसके फादर और किंग डाइनिंग रूम में उसका और ईफे के इंतज़ार कर रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे उसे रिलीफ मिल गया हो और वो जल्दी जल्दी में ईफे को लेकर वहाँ से चला गया। चुपके चुपके ईबो अभी भी जहान को देख रहा था, जहाँ पर जहान हाथ हिलाकर उसका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ईबो वीवीआईपी रूम में एंटर कर गया। ईबो समझ गया था जहान यहाँ पर वेटर का काम कर रहा है और वो मन ही मन ये सोच रहा था कहीं जहान उसे सर्व करने ना आ जाए, क्योंकि शायद जेम्स वांग ने कभी भी जहान को उसके सेलमेट के तौर पर नहीं देखा। लेकिन हाँ, वो ईबो का इकलौता दोस्त था, इसलिए ईबो किसी भी हालत में उसे ये पता लगने नहीं देना चाहता था। जब कोई और वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए आया तभी ईबो ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, जिसके बाहर जहान खड़ा था। वह अपनी भौहें उठाकर ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने फिर से एक बार उसे नज़रें चुरा ली। अब किंग और जेम्स वांग बातें करने लगे। ईबो बड़ी मुश्किल से उन पर ध्यान दे पा रहा था। जब 20 मिनट बाद फिर से एक बार दरवाज़ा खुला तब ईबो ने देखा जहान अभी भी बाहर खड़ा था, लेकिन उसके बगल में 2 और लड़कियां थीं। जहान ने ईबो की तरफ नहीं देखा, लेकिन पास की वेट्रेस के गाल को सहलाया। ऑफ कोर्स ये फिर से एक बार फ्लर्ट कर रहा है, ये तो सच में प्ले बॉय है, ईबो सोच रहा था। जब वेटर सर्व करके बाहर गया दरवाज़ा फिर से एक बार बंद हुआ और ईबो अपने डैड और किंग पर ध्यान देने लगा। ईबो ने देखा उसके डैड उसे शक की निगाहों से देख रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोले ईफे खड़ी हो गई और बोली, इससे पहले कि हम डिनर शुरू करें मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। यह हमारा फर्स्ट फैमिली डिनर है, इसलिए मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे फादर को, जिन्होंने मेरे लिए लड़का देखने में कभी भी कंजूसी नहीं की। जब तक कि मैं अपने राइट वन को नहीं ढूंढ लेती तब तक उन्होंने हार नहीं मानी। मैं जानती हूँ मेरी हरकतें बचकानी होती है, लेकिन आशा करती हूँ कि फिर भी आप मुझे माफ़ कर दोगे। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है बेटा, क्योंकि तुम कभी सुधर नहीं सकती। लेकिन चलो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इफ़े आगे बोली, थैंक यू फादर। आगे मैं अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को थैंक्स बोलना चाहूँगी। अगर आप उस दिन ईबो को डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए नहीं कहते तो मैं ईबो से कभी मिल नहीं पाती। आगे हमारी डेट सेट करने के लिए, फिर शादी के लिए, दोनों के लिए भी मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। माय गॉड, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैं इतनी नर्वस कभी भी नहीं थी। जेम्स वांग ने ईफे को मक्खन लगाते हुए कहा, तुम दुनिया की बेस्ट डॉटर इन लॉ हो। मुझे जितने भी गुण अपने बहू में चाहिए थे वो सभी तुम में हैं, और मैं आशा करता हूँ तुम कभी भी इस बात के लिए रिग्रेट नहीं करोगी कि तुम मेरे बेटे के प्यार में पड़ी। मेरी दुआ है कि तुम दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, साथ में एक बहुत बड़ा और प्यारा परिवार हो। फिर जेम्स वांग ने खड़े होकर ईफे को गले लगाया और कहा, यह बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमारी। तभी ईबो ने नोटिस किया उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। ऑब्वियसली जहान उसे कॉल कर रहा था। उस कॉल को इग्नोर करते हुए ईबो ने ईफे की तरफ देखा। फिर ईफे ने कहा, ईबो, तुम्हारी मॉम आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। ईफे ने ईबो की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा। ईबो सोच रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खैर जाने दो, ये उनकी चॉइस नहीं थी कि वो किसे जन्म दे। मैं तो बस एक ही दुआ करता था कि कभी मेरी माँ की मेरे डैड के साथ शादी ही नहीं हुई होती।
यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। जिस दिन उन्होंने मुझे जन्म दिया उसी दिन उनकी जान चली गई। अब जाकर मैं समझ रहा हूँ उन्होंने वो सब कुछ क्यों किया। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। ईबो का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने ईफे की तरफ देखकर सर हिलाया। तो ईफे ईबो की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, ईबो, तुम तो हर लड़की के सपनों के राजकुमार हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करने के लिए मान गए। मुझे पता है तुम्हें काफ़ी बदलाव सहने पड़ेंगे, साथ ही अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें कभी भी अपने निर्णय पर पछतावा नहीं होगा और ना कभी इस बात का पछतावा होगा कि तुमने मुझसे प्यार किया। ईफे की बात ख़त्म होते होते फिर से एक बार उसकी आंखें भर आई थी। अब उसने अपने गाल पर ओझल होते हुए आंसू पोंछे और ईबो की तरफ झुककर उसे किस किया। यह किस काफ़ी डीप था, जैसे कि वह अपनी सारी भावनाएं उस किस के ज़रिए ईबो तक पहुंचाना चाहती हो। ईबो फिर से एक बार शर्मिंदा महसूस करने लगा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, क्योंकि ईफे सच में प्यार डिज़र्व करती थी, लेकिन शायद यह किस्मत का खेल था। ईबो के दिल में उसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था। ईबो अब मन ही मन ईफे से माफ़ी मांगने लगा। या तो वो ईफे को चुन सकता है या फिर अपने परिवार को। उसके परिवार की सुरक्षा के आगे बाकी किसी चीज़ का मोल नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ईफे भी सच्चाई जानना डिज़र्व करती है, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत ही सही। जब ईफे पीछे हटी तब ईबो खड़ा हुआ। उसे पता था उसकी इस हरकत के लिए उसे उसके फादर से डांट पड़ने वाली है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तब की तब देख लेंगे। ईबो ने कहा, ईफे, मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाई। पर एक बात है जो मैं तुमसे करना चाहूँगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक बात पर नाराज़ हूँ। ईबो के इतना कहते ही सभी लोग शॉक हो गए। ईबो के फादर ने उसको टेबल के नीचे से एक ज़ोरदार किक मारी। ईबो को दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर करते हुए वो आगे बोलने लगा, हमें एक बार मिले तभी तुम्हें अपने फीलिंग्स का पता चल गया, लेकिन मैं इस बात से नाराज़ हूँ। तुम सीधा मेरे पास क्यों नहीं आई? हमारी शादी के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? इसके बदले तुम मेरे फादर के पास चली गई। इस सब में मेरी बात कहाँ है? मेरी चॉइस कहाँ है? यही बात हमने हमारे डेट पर भी की थी। तब तुमने कहा था तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी, फिर भी तुमने उसी चीज़ को दोहराया। क्या मेरे पास आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके मुझसे शादी की बात करना इतना मुश्किल था? इस बार जो ईबो को लात पड़ी वो और भी ज़ोरदार थी, लेकिन फिर भी ईबो अपनी बात पर और जगह पर अड़ा रहा। ईफे की झुकी हुई आंखें देखकर ईबो को समझ आया कि उसे अपनी गलती का एहसास है। ईफे ने कहा, ईबो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तब मैंने बस अपने बारे में सोचा, मुझे क्या लगता है, मुझे क्या चाहिए, बस इसी ख्यालों में मैं खोई रही और अपने फादर से हमारी शादी की बात करने के लिए कहा। साथ में ये भी कहा था कि वो तुम्हें फोर्स ना करे, लेकिन अब जाकर मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो और मैं आशा करती हूँ तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। क्या मेरे इस फैसले की वजह से तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई है मेरे लिए? ईबो ने कहा, नहीं, मेरी फीलिंग्स तो नहीं बदली, लेकिन आशा करता हूँ कम से कम फ्यूचर में तो सही तुम सीधा मुझसे आकर बात करोगी, किसी और से नहीं। ईबो ने गंभीरता से कहा। तो ईफे ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं तुमसे बात करूँगी और हाँ, मेरी गलतियों को भी सुधारूँगी। किंग ने कहा, मुझे भी माफ़ कर दो ईबो, मैं अपने बेटी के प्यार में बहक गया था, मुझे भी पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी। ठीक है, अब जब सब कुछ सेटल हो गया है तो मैं पहले वॉशरूम होकर आता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, कहते हुए ईबो अपनी जगह से उठ गया और वॉशरूम के लिए चला गया। ईबो को काफ़ी राहत महसूस हो रही थी कि उसने अपने दिल की बात बताई। शायद पूरी नहीं, लेकिन कभी न कभी वो राजकुमारी को पूरी हकीकत ज़रूर बताएगा। वो लंगड़ाते हुए मेंस टॉयलेट में पहुंचा, क्योंकि जेम्स वांग की कृपा थी ही इतनी ज़बरदस्त। पानी का नल खोलकर उसने 2-3 बार अपना चेहरा धोया, जिससे उसे काफ़ी तरोताज़ा और शांत महसूस होने लगा। तभी ईबो को उसके पीछे आहट महसूस हुई और वो कांप गया। अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या बताने का कष्ट करोगे कि मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो?
उसने आवाज़ सुनी तो ईबो पीछे मुड़ा। गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ईबो चिल्लाया। तो जहान बोला, मैंने कल तुम्हें 1000 दफ़ा कॉल किया था, साथ में थोड़ी देर पहले तुमने मुझे देखा भी था, लेकिन फिर भी तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो और मेरे कॉल्स को भी। मुझे तो ये शक हो रहा है, कहीं तुम ये तो नहीं देखना चाहते कि मैं तुम्हारे फादर से फेस टू फेस बात कर सकता हूँ या नहीं। चलो, आज मेरा भी मन है, साथ में मुहूर्त भी है, तुम्हारे फादर से मुलाकात कर ही लेते हैं। कहते हुए जहान ने वहाँ से कुछ पेपर टॉवल उठाए, पानी का नल बंद किया और ईबो का चेहरा सुखाने लगा। तो ईबो ने कहा, कोशिश भी मत करना, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो या फिर इस बात की चिंता हो रही है कि तुम दोबारा कभी मुझे देख नहीं पाओगे? जहान उसके कान में खुसफुसाया तो ईबो ने उसका जो हाथ उसके चेहरे पर था उसे पकड़ लिया और कहा, मैं ये खुद से कर सकता हूँ। और हाँ, खुद को 30 मार का समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए ईबो ने उस पेपर को मरोड़कर नीचे डस्टबिन में फेंक दिया। ये गलतफहमी नहीं है ईबो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ और पता है मुझे और क्या दिखाई देता है। तुम ये चाहते हो कि इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए। वैसे इस बात में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जाने दो इन सबको, चलो मेरे साथ कहीं बाहर चलते हैं, हैंग आउट करते हैं। जहान का ऑफर काफ़ी लुभावना था, लेकिन ईबो के पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ईबो ने कहा। वैसे तुम्हें इग्नोर करने के लिए माफ़ कर देना। कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन जहान ने उसे अपने से अलग नहीं होने दिया। तुम्हें लगता है एक सिंपल सॉरी से काम चल जाएगा, है ना? पर मुझे लगता है तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए। कैसी सज़ा? ईबो ने कहा। मैंने जानबूझकर तुम्हारे कॉल्स को नज़रअंदाज नहीं किया। मैं बहुत थक गया था और कल पूरा दिन मैं सोता रहा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे भाई से भी पूछ सकते हो। और कौन पागल इतनी बार कॉल करता है? ईबो ने कहा। कोई मेरी तरह, कहते हुए जहान ने ईबो को उठाकर काउंटर पर रख दिया। हे, क्या कर रहे हो? ईबो चिल्लाया। चुप करो, मुझे तुम्हारा पैर देखने दो, जहान बोला। तुम अभी लंगड़ा कर क्यों चल रहे थे? जहान ने ईबो की पैंट ऊपर उठाई तो वहाँ पर गहरा निशान था। उस निशान को देखकर ईबो खुद सरप्राइज हुआ। कल तक तो ये और भी गहरा हो जाता। क्या हुआ? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, शायद मुझे तभी डर जाना चाहिए था जब डैड नाराज़ हो गए थे, जब मैंने ईफे से ये कहा था कि मैं उससे नाराज़ हूँ क्योंकि उसने शादी की बात मुझसे करने के बजाय अपने और मेरे डैड से की। ईबो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो चाहता तो ये बात जहान से छुपा सकता था या फिर बात पलट सकता था, लेकिन उसके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया। तुमने सच में ऐसा किया? जहान ने कहा। और मैं सोच रहा था कि तुम तो भीगी बिल्ली हो, लेकिन फिर भी इतनी सी बात के लिए तुम्हें लात मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहान बुदबुदाया तो ये बहुत चकल करता हुआ बोला, हाँ, वो बिना वजह बहुत कुछ कर देते हैं। वैसे भी ये सबसे खतरनाक नहीं था। जहान धीरे धीरे ईबो के निशान पर अपनी उंगलियों से सहलाने लगा, फिर नीचे झुककर वहाँ पर किस किया। ईबो तो उसे तुरंत धक्का देना चाहता था, लेकिन पता नहीं वो शौक में था या कुछ और, क्योंकि तभी जहान ने ऊपर ईबो की आंखों में देखते हुए पूछा, दर्द हो रहा है? ईबो खिसियाते हुए बोला, मैं 19 साल का हूँ, मुझे 6 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। अरे वाह, तुम तो अडल्ट हो गए हो। चलो, मैं तुम्हें अडल्ट की तरह ट्रीट करता हूँ। कहते हुए जहान ऊपर उठ गया। ईबो अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि तभी जहान ने अपने लिप्स उसके लिप्स पर टिकाए। कुछ ही सेकंड्स में उसने ईबो को गले से पकड़ लिया और उसे डीपली किस करने लगा। जैसे ही उसकी टंग ने ईबो के माउथ में एंटर किया, ईबो की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे एहसास होने लगा जैसे वो फिर से सेल में पहुंच गया है और जहान उसे किस कर रहा है। जब जहान को एहसास हो गया अब ईबो पीछे नहीं हटेगा, तब जहान ने ईबो को उसके कमर से पकड़ा और उसे नीचे उतारा, जिससे ईबो का प्राइवेट पार्ट जहान के हार्ड मसल से होता हुआ नीचे गया। ये एक बहुत अलग सेंसेशन था, लेकिन जहान ने अभी तक उसे किस करना बंद नहीं किया था। या फिर ये कहे तो ज़्यादा सही रहेगा, दोनों सब कुछ भूलकर
एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। यहाँ तक कि ईबो ये भी नहीं सोच रहा था उसके फादर किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। जैसे ही ईबो को ये ख्याल आया, उसने सान को धक्का दिया और वो उससे अलग हो गया, बस उतना ही जितना वो आपस में बात कर पाए। लेकिन सान ईबो से अलग नहीं होना चाहता था। इनफैक्ट उसने ईबो को बुरी तरह से काउंटर पर प्रेस किया हुआ था, जिससे ईबो को उसके नीचे की हालत का अंदाज़ा भी आ रहा था। बस करो झानगा, बस करो, ईबो ने कहा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।